हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और विषय है नागरिक शास्त्र। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 32 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे, आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्रोध्यापक अथवा छात्रोध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्रोध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्रोध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा है 10, विषय है सामाजिक विज्ञान, प्रकरण है लोकतंत्र के परिणाम। ठीक है, अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में, तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में व्यक्तिगत विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। ठीक है, उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्रोध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र लोकतंत्र के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र लोकतंत्र के परिणाम के बारे में जान सकेंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र लोकतंत्र के परिणामों से संबंधित विचारों की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि इत्यादि। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सामग्री। यहाँ पर आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सब सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए, चौक, डस्टर, श्यामपट, संकेतक एवं सभी कक्षा उपयोगी सामग्री इत्यादि। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र छात्रा लोकतंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, यानी कि छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं जवाहरलाल नेहरू कौन थे। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं प्रधानमंत्री। तो इस प्रधानमंत्री शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। तो देखिए, छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं जनता। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं जनता की इस प्रणाली को क्या कहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं देखिए,
उत्तर देते हैं लोकतंत्र। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, लोकतंत्र के क्या परिणाम हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। इसके बाद तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम लोग लोकतंत्र के परिणाम के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप यानी कि इसमें क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे लोकतंत्र, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। यह ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश के लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अपने मत का प्रयोग करके प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो देश के लिए कानून बनाते हैं। ठीक है, छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे लोकतंत्र, इसमें पहला पॉइंट में लिखेंगे लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश के लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए इसमें बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं लोगों का शासन। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं लोकतंत्र में जनता की भूमिका किस प्रकार की होती है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे लोकतंत्र के परिणाम, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। यह निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। यह गलतियों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे लोकतंत्र के परिणाम और लिखेंगे लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है तथा यह निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, लोकतंत्र सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है तथा सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। सरकार के चयन में जनता का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है तथा शासन को अपनी सत्ता का भी भय रहता है। इन सभी को देखते हुए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। प्राय लोकतांत्रिक सरकार वैध होती है क्योंकि इसे जनता द्वारा चुना जाता है। लोकतांत्रिक सरकार अधिक पारदर्शी होती है। जनता के पास यह जानने का अधिकार होता है कि फैसले किन तरीकों से लिए गए या सरकार ने कोई कार्य कैसे किया। इसलिए एक लोकतांत्रिक सरकार
जनता के लिए उत्तरदायी होती है और जनता का ध्यान रखती है। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे लोकतंत्र, उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। पहला पॉइंट में लिखेंगे लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है तथा सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे लोकतंत्र में सरकारें एक नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए इसमें बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए, प्रश्न करते हैं लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे आर्थिक समृद्धि और विकास, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, 1950 से 2000 तक के 50 वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है कि तानाशाही शासन व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि बेहतर हुई है, परंतु दुनिया के आर्थिक शक्तियों में अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक सरकार है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सरकार का प्रारूप किसी देश की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करने वाला एकलौता कारक नहीं है। इसमें अन्य कारक भी शामिल होते हैं जैसे जनसंख्या, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग, आर्थिक प्राथमिकताएं आदि। यदि आर्थिक समृद्धि के साथ अन्य सकारात्मक पहलुओं को देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र हमेशा ही तानाशाही से बेहतर होता है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, और श्यामपट कार्य पर शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे आर्थिक समृद्धि और विकास। पहला पॉइंट में लिखेंगे आर्थिक विकास विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट में लिखेंगे देश की जनसंख्या का आकार, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे वैश्विक स्थिति, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे अन्य देशों से सहयोग, और चौथा पॉइंट में लिखेंगे देश द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियां। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं किसकी आर्थिक वृद्धि और विकास की दर अधिक होती है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं तानाशाही। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय एक सही प्रक्रिया के अनुसार किए जाते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पारदर्शिता। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करना होता है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने मत का प्रयोग करके प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे लोकतंत्र जनता के हितों में ध्यान रखते हुए शासन व्यवस्था का संचालन करती है, इसलिए यह वैध एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे लोगों के प्रतिनिधियों के साथ प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा के साथ ही कानून के उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी समझ में आया। ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किस पर निर्भर करती है। दूसरा प्रश्न करते हैं लोकतंत्र में किस परिणाम की आशा की जाती है। और तीसरा प्रश्न करते हैं लोकतांत्रिक सरकार किसी अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है चूंकि यह किसे बढ़ावा देती है। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सके। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है।
दूसरा प्रश्न करेंगे लोकतंत्र के परिणामों की व्याख्या करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।